आई एम टीचिंग यू केमिकल काइनेटिक्स यूनिट। तो ये क्लास 12th की काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है केमिकल काइनेटिक्स, और एक छोटी भी यूनिट है, इसको अगर हम चाहें तो 1 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो तो 20 से 25 मिनट की ही हमें बनानी है। तो हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में ओवरऑल एक हम इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सारे डिस्कशन करेंगे। CBSE HBSE दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट जब भी आप कोई भी यूनिट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। केमिकल काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें किसके बारे में बताएगी। तो काइनेटिक्स वर्ड का मतलब यहाँ रेट से है। दैट मींस केमिकल काइनेटिक्स वो यूनिट है जो हमें स्टडी करवाएगी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करवाएगी स्टूडेंट्स? रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज मान लो हमने कैसे कहा कि कोई रिएक्शन है, सपोज A+B है, कोई C बना रहा है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, दैट मींस रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, या वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। अभी डिकम्पोजिशन है तो एक ही रिएक्टेंट हो गया, सिंपल थिंग्स। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने जाना होगा, इन 11th क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन हमारी होगी या नहीं होगी, कितने एक्सटेंट तक होगी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर। स्पॉन्टेनियस दैट मीन रिएक्शन खुद से हो जाए। तो उन सभी के बारे में हमें केमिस्ट्री की कौन सी यूनिट बताती थी? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते थे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इक्विलिब्रियम यूनिट भी हमने पढ़ी है। बट केमिकल काइनेटिक्स यूनिट वो है जो हमें ये बताएगी अगर कोई रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, वो स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, मॉडरेट हो रही है। अब आप देखते हो बहुत सारी रिएक्शन है, मान लो कई बार आप मिक्स करते हो, सपोज अन्योज में HCl मिला दिया आपने, ठीक है, एनीथिंग्स। या मान लो आपने सपोज रस्टिंग ऑफ आयरन ले, हम लोहे को जंग लगता हो, आपने देखा होगा। तो ऐसे तो नहीं है ना कि आज हम लोहा लेके आए हैं, कल या परसों एक वीक में उसको जंग लग जाएगा, ऐसे नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है आपका, 2-3 मंथ 4 मंथ ऐसे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में रख रहा है। दैट मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है, कई रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, कई होती हैं जो स्लो होती हैं। हम जो लैब में आप अलग अलग रिएक्शन करते हो। तो सबसे पहले आपको पता चल गया केमिकल काइनेटिक्स वो यूनिट हमारी केमिस्ट्री की जो हमें स्टडी करवाएगी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे, रेट मीन स्पीड के बारे में। अगर आपको सिंपल सा ROR दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को हमें डिफाइन करना है तो आप सिंपल सा कैसे बताओगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज बाय टाइम। अब आप देखिएगा, सपोज मान लो हमारा कोई रिएक्शन हम R से डिनोट कर देते हैं, ओके। रिएक्टेंट हमारा R है एंड प्रोडक्ट अवर P है। अब इस रिएक्शन का अगर आपको रेट लिखना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, सपोज मान लो हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट की, आपके पास 10 ml लेके चले थे, टाइम 0 था जब रिएक्शन शुरू ही नहीं की थी, बट आपने 5 मिनट टाइम के बाद में देखा तो 10 से 5 ml हो गया। तो आपको पता चल गया कि 10 में से 5 ml कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में। तो इसीलिए सिंपल रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय बी टाइम, ओके। एंड टाइम की यूनिट एज यू ऑल नो सेकंड होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? N/V, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर सेकंड। अब आपको बताइए ऊपर जाएगा तो क्या यूनिट हो गई? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ओके। ये रिएक्शन हो गई है रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम आगे इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अगर हम ओवरऑल रिकैप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको हर एक रिएक्शन का रेट लिखना आना चाहिए। वो 2 टाइप्स आपको लिखना है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। सेकंड थिंग्स आप इसमें 2-3 लो है, लॉ मास सेक्शन है, रेट लो है। किसी भी रिएक्शन को देखकर आपको मोलिकुलरिटी पता होना चाहिए कि क्या होती है। ऐसे तो नहीं होता ना कि रिएक्शन आपने A और B जुड़ के C बन गया, बीच में कुछ इंटरमीडिएट आते हैं, बीच का जो स्टेप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ऑर्गेनिक में तो आप अलग टाइप से पढ़ते हैं ना, कार्बोकेटाइन बन रहा है, वही नाइट्रीन है, उसमें कार्बीन है, नाइन है, अलग अलग थिंग्स है। तो यहाँ पे वो स्टेप्स वो कोलिजन थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे। अरेनियस इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे। वो सारी थिंग्स आपको इसमें पढ़ती होती हैं। और आपके जो मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम, रेट कांस्टेंट, इनके बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑर्डर क्या होता है? विद यूनिट। तो सबसे पहले हमें केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में रेट लिखना आना चाहिए। तो रेट का मतलब कंसंट्रेशन कितना चेंज टाइम। अब आपके सिलेबस में रेट ऑफ रिएक्शंस 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट। एवरेज लार्ज इंटरवल के लिए, सपोज आपके मार्क्स है, मान लो 10th क्लास के स्टूडेंट है, अभी आपका रिजल्ट आता है तो आपसे कहते हैं कि परसेंटेज कितनी बनी, एवरेज मार्क्स कितने हैं। इंडिविजुअल नंबर का पूछ लिए, सपोज पूछ लिए साइंस में बताइए कितने नंबर है, मैथ में कितने हैं, इंग्लिश। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बोले इंस्टेंट एक फिक्स का ही पूछ लिए तो वो टाइम हम उससे रिलेट करके बता रहे हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यहाँ हम डी यूज करेंगे उसके लिए, ओके। एंड एवरेज के लिए रेट में यूज करेंगे डेल्टा चेंज। जैसे आपको एवरेज निकालना होता तो क्या करते हो आप? 5 सब्जेक्ट के नंबर ऐड किए, 5 से डिवाइड किया, तो आपने बोला कि एवरेज परसेंटेज इतनी आई है। उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट का रैंडमली पूछ ले तो पर्टिकुलर का आ जाएगा, दैट मींस इंस्टेंटेनियस। एंड एवरेज एक लार्ज इंटरवल के लिए, ओके। डेल्टा साइन यूज करेंगे। सपोज ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना आ गए तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे?
सपोज हम इंस्टेंटेनियस में लिख रहे हैं तो डी अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे कंसंट्रेशन, अब जैसे ए है तो ए अंदर लिखोगे, बी होता है तो बी। एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई कोफिशिएंट है, स्मॉल ए है सपोज, मतलब 2 है 3 है, तो वो नीचे आते हैं। मान लेते हैं हम ए है, अब बाई में डी टी, ये कर लिया हमने ऐसे। मतलब क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ए की विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है भाई, ए रिएक्शन में आपने कितने टाइम के बाद देखा कितना चेंज हो रहा है। अब ये रिएक्टेंट है तो एज यू ऑल नो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन आप लेके चले हो, स्टार्टिंग में तो रिएक्टेंट ही आप सब कुछ है, प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ आफ्टर टाइम टी के बाद में रिएक्टेंट घट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो रिएक्टेंट की टाइम के साथ घट जाएगी और प्रोडक्ट की आपकी बढ़ जाएगी, ये तो आपको पता है। ओके, तो दैट मीन्स अब कैसे लिखो, रिएक्टेंट घट रहा है तो यहाँ पे साइन यूज करेंगे हम माइनस, की कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के साथ, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ कोफिशिएंट है तो उसको आप नीचे लिखोगे 1/a। सपोज यहाँ पे 2 होता है तो 2 आ जाता, 3 होता तो 3, 4 है तो 4। दैट मीन्स जो भी रिएक्शन के कोफिशिएंट होंगे वो नीचे लिखने हैं आपको, माइनस इक्वल का साइन db by में dt equal to dc by dt. One things you should remember in these reactions, in the product we use plus sign. Why? Because टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लस साइन। एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियोस। ओके, तो दैट मीन्स इतना ठीक है आपका रेट। अब सेम थिंग्स अगर एवरेज रेट ना आ जाए आपको तो यहाँ पे डी की जगह हम डेल्टा यूज कर लेंगे। समटाइम्स सीबीएसई हो, एचबीएसई बोर्ड, एनी अदर बोर्ड्स, वहां पे आपको सपोज डीबी बाई डी टी इनकी एक कंसंट्रेशन गिवन होती है, एक का कैलकुलेट कर ले तो आप इक्वल करके अरेंज कर सकते हो, न्यूमेरिकल सिंपल आ सकता है आपका। ओके, ग्राफ हमने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट एक टर्म देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस हमने बताया। वैसे ऑन माय चैनल हमने कंप्लीट क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस करवा रखा है एक्सेप्ट 2 यूनिट, एंड 9th का 10th का वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, कैसरेशन केस स्टडी वो भी आप चेक कर सकते हो चैनल प्लेलिस्ट में, क्लास 12th केमिस्ट्री। तो रिएक्शंस का आपको रेट लिखना आ गया, यूनिट आपको पता चल चुकी है। अब सपोज एक टर्म और होती है, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो हमने कोई रिएक्शन बताया आपको, H2 प्लस NH3, ठीक है, मान लो NH3 बन रहा है, N2 मान लेते हैं सपोज, N2 प्लस H2, ये एक फेमस रिएक्शन है एज वी ऑल नो, प्रोसेस हेबर प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब इस रिएक्शन का रेट लिखना तो आप आसानी से लिख लोगे, कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएंगे, DH2/dt, DN2/dt, 1/2 वो थिंग्स। अब एक टर्म आती है केमिकल काइनेटिक्स में, मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन टू गिवन ए प्रोडक्ट। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बताइए H2 के कितने मोलिक हैं, 3, N2 के कितने कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, 3 × 4, दैट मीन्स इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई है, 4। एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन को देखकर आप मोलिकुलरिटी बता सकते हो बट उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। ओके, एंड एक थिंग्स क्या याद रखनी है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कोई भी आप रिएक्शन करवाओगे एटलीस्ट एक रिएक्टेंट तो होगा ना, जीरो से तो कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, तो मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। ये लास्ट ईयर एमसीक्यू आया हुआ था बोर्ड में। ओके, पता चल गया होगा आपको मोलिकुलरिटी के बारे में। ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, अब एक लो, इसी में हम एक लो पढ़ते हैं जो केमिकल काइनेटिक्स में है हमारी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स कोएफिशिएंट गोज टू इट्स पावर। क्या स्टेटमेंट बोली कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दैट मीन H2 की कंसंट्रेशन कितनी है, सपोज इस रिएक्शन के लिए आपको कह दें लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखी, कैसे लिखोगे, रिएक्शन का हमें पता है रिएक्टेंट के कौन है, H2, एंड सेकंड थिंग्स कौन है, N2। H2 का कोफिशिएंट 3 है, N2 का कुछ नहीं है, दैट मींस 1 होगा। ओके, इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए आपने K यूज कर लिया, जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ये डिपेंड करेगा, टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, सरफेस एरिया, सनलाइट, वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आपने लिख दिया लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कि कोफिशिएंट जो होंगे वो पावर में चले जाएंगे। बट एक और आती है जिसको हम बोलते हैं रेट लो। अब रेट लो का क्या मतलब होता है, सपोज पेपर में ये रिएक्शन दे रखी है और आपको ऐसे लिख के दे दें, रेट इक्वल टू K H2 की पावर 2 N2 की पावर 1। ओके, और आपको कह दें ऑर्डर बताइए, तो कभी भी, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया जाता है कि हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की एक पावर पे डिपेंड है, 2 पे है, 3 पे है, 0 पे है। याद रखना ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी,
पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन आल्सो। ओके, फ्रैक्शन में वैल्यू वो एक्सपेरिमेंट से पता लग जाती है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, देखकर नहीं बता सकते। अब इस रिएक्शन का ये कह देना, रेट ला से ये ऑब्जर्व किया गया है, रेट के H2 की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, डबल पावर पे, और 9 की 1। तब आप क्या करते हो, रेट ला में जो एक यहाँ की पावर इनका सम, तो 2 और 1 किया, तो दैट मीन्स ये कौन सी यूनिट हो गई, कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर। अब पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताइए, तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ओके, अब थर्ड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, कंसंट्रेशन की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। एंड एज वी ऑल नो यूनिट क्या होती है कंसंट्रेशन की, मोल पर लीटर, तो इसको आप लिखोगे मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो अगर स्टूडेंट आपको ये बात पता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, तो आप इजीली बता सकते हो इसकी यूनिट, बस वैल्यू पुट कर, जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 0 पुट करोगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। फ्रैक्शन में सपोज एन की वैल्यू 5/2 होती तो एन की जगह 5/2 पुट कर देते। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, ये तो सिंपल था। अब जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म और हैं केमिकल काइनेटिक्स में, उस थिंग्स में आपसे क्या पूछा जाता है कि बताइए रेट, एक तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दो है आपके रेट, जीरो ऑर्डर का, ओके, एंड फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट ईयर आपने मेकर्स देखा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, 0.693/k, एंड इसका फार्मूला क्या होता है, k = 2.303t log ऑफ A0/AT। क्या मतलब है इसका, ये हमने ड्राइव करवा रखा है, आप कंप्लीट वीडियोस देखोगे। देखिए हाँ, टी हाफ का मतलब है हाफ लाइफ टाइम, मतलब अगर कोई रिएक्शन आपने कहा कि 10 मिनट में पूरी होगी, आपने 10 नहीं, उसका हाफ कितना होगा 5, तो 5 मिनट के ऊपर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखा कितना है, उसको हाफ लाइफ टाइम मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीटेशन को बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हमने पूरा डेरिवेशन किया था ऐसे करके, रिएक्शन है, रेट डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट पे, फिर आपने रेट लिखा था हमने पावर 1 पे, फिर इसका रेट सोल्व करके लॉग लिया था दोनों साइड, पूरा डेरिवेशन करके हमने टी हाफ निकाला था, ये आया था, एंड रेट कांस्टेंट ये। तो पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, कहीं रेट कांस्टेंट आपसे पूछेंगे तो टाइम दे देंगे, मिनट हो तो सेकंड चेंज करोगे। A0 का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, चाहिए नहीं तो आप 100 मान के चलोगे। आफ्टर टाइम 2 टी का मतलब है कि सपोज को तुम्हें कह देंगे कि 75 के बाद बताइए रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो यहाँ पे 75 रखोगे, ठीक है, मतलब कितना रहेगा आफ्टर टाइम टी के बाद में, ये 100 रखोगे, जितना भी घटेगा, मान लो 100 में 75 गए, 25 जो वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ पे इसी का, ये तो फर्स्ट का जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या आता है, A0/2k। तो समटाइम्स ये पूछ लेते हैं बताइए कौन से रेट में आपका जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं करता, तो फर्स्ट ऑर्डर में तो इंडिपेंडेंट रहता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली होता है। वैसे एक फार्मूला भी होता है टी हाफ का, 1/A0 n-1, यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, इस वाले फार्मूले से अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू, जैसे -1 है तो ये ऊपर जाएगा, n की वैल्यू जीरो ऑर्डर है तो जीरो पुट करोगे, 1 है तो 1, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड ऐसे, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। कोलिजन थ्योरी वाले पोर्शंस में ये होता है कि ऐसे नहीं होता कि कोई रिएक्शन ले रहे हो आप, सारे रिएक्टेंट, सपोज रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल हैं, वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, उसमें डिफाइन करते हैं बहुत सारी एनर्जी होती है, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक क्वेश्चन भी आता है आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी। अब मान लो मैंने आपको कहा कि एक रिएक्शन है, सपोज ये एक बैरियर है, ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए टोटल, ठीक है। सपोज हमें ही कह दिया गया कि हमें कोई काम करना है और मेरे पास खुद की एनर्जी 20 है और काम को करने के लिए 100 एनर्जी चाहिए मेरे को, ठीक है, तो दैट मीन्स 100 एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो 20 है वो खुद की होगी, एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, और जो बच गई 100 में से 20 80, इस 80 को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ए मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो फार्मूला निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। दैट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स वो यूनिट है जो हमें स्टडी करवाती है रिएक्शन के रेट के बारे में, स्पीड, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, दो टाइप का होता है, लिखना आना चाहिए आपको, यूनिट हमने बता दी है आपको, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले, मोलिकुलर डी का मीनिंग बता दिया है। कोलिजन थ्योरी में और कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, ओके। तो ये आपकी हो चुकी है, तो इसमें हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का कंप्लीट बता दिया। अब और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट्स में। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिएक्शन आती है कौन सी, एरेनियस इक्वेशन, एरेनियस इक्वेशन, ओके। तो वैसे तो एरेनियस की जो सिंपल इक्वेशन होती है ना वो ये होती है, K = A e⁻ EA/RT।
तो व्हाट इज द के इज द रेट कांस्टेंट, ए इज आरएनएस कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। जब आप दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, अगर हम बताएं आपको log ऑफ के, एंड अब सभी स्टूडेंट जो मैथ के हैं उनको पता होता नहीं है बाय वाले, तो आपको पता है कि log a इंटू बी क्या प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस में log b, तो वो आप लगाओगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा log a। अब आपको पता है log a, देखो क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे, वन टर्म ये log a प्लस log b करोगे सॉरी, एंड एज वेल नो log से एक्सपोनेंशियल कट जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या log नहीं है, ये सिंपल नेचुरल log से कट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बाई आर टी। ये हम डेरिवेशन बता रहे हैं कैसे आएगा फिर आपके, जो एक लास्ट इक्वेशन है। ये टेम्परेचर मान लो रेट कांस्टेंट K1 के लिए है, टेम्परेचर T1 है किसी रिएक्शन का, और याद रखना आरएनएस का जब यूज करोगे तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। अगर आपका सेल्सियस में है तो आप 273.15 ऐड करके कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब ऐसे कि आप एक रिएक्शन मान ली दूसरी, log K2 इक्वल टू log K, क्योंकि A आरएनएस कांस्टेंट है, कोई चेंज, कांस्टेंट टर्म कोई इंपैक्ट नहीं होती, R गैस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होने वाली, माइनस ई एफ बाई में आर टेम्परेचर ओनली, कि मान लो ऐसे समझ लीजिए कोई रिएक्शन टेम्परेचर सपोज ये 20 डिग्री 200 केल्विन पे हो रही थी, ये 300 पे है, T1 T2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एंड log K2 माइनस log K1। अब आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं, log A माइनस log B क्या होता है आपका log A बाई B। वैसे तो ये log नहीं है, सॉरी नेचुरल log ही है ये, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से log के नहीं है, नेचुरल log से है। log K2 माइनस K1, अब ये तो इससे कट जाएगा आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर 1/T2। अब माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, अब अंदर इसको माइनस लेके जाओगे तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट 1/T1 माइनस में T2, अरेंज कर लोगे ना माइनस प्लस को वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल वैल्यू आपको बताएं तो ये आती है, ये आपको याद होनी चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स में, हमें क्या होती है log K2 बाई K1 ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस में T2। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवाएगा, आर आपको पता है हमें गैस कांस्टेंट होता है, सही में लोगे जूल पर केल्विन में, तो 8.314, सीजिस वाले में 0.082, T1 और T2 टेम्परेचर होते हैं, केल्विन में लेने होते हैं, K2 K1 समटाइम्स दे देगा या आपको बता देगा जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, तो वहां से आप निकाल लीजिएगा इस वाले टर्म्स की हम जो बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में। तो ये टर्म पता चल गई है। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का आपको डेरिवेशन, टी हाफ लाइफ टाइम फार्मूला आना चाहिए, मोलिकुलरिटी क्या होती है, और इसमें एक दो टर्म और आती है, एक टर्म होती है बता ही देते हैं हम, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, PSU सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो दैट मीन्स नकली बोलते हैं एक टाइप से, आप झूठा बोल सकते हो, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन को बोला गया है। वैसे ऐसे नहीं है कि ऑल रिएक्शन सूडो होती हैं, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, दैट्स वाई ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है। सिंपल आपको डिफाइन करना हो तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी रिएक्शन जो दिखने में आपको हायर ऑर्डर सीम्स टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअल इज फर्स्ट ऑर्डर, दिखने में आपको लगे कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ फिफ्थ की लगेंगी, बट एक्चुअल में वन ऑर्डर की, बिकॉज वन रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट। ऐसा क्यों होता है, अगर कोई रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, तीन है, तो एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लें, तो उस पर हमारी रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करेगा। सपोज हमने कह दिया कि 1000 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक मिला दीजिए, ओके, तो यहाँ पानी तो बहुत ज्यादा एक्सेस में, पानी को हम डिसाइड ही नहीं दे में नमक हमारा डिफाइन करेगा कितनी कंसंट्रेशन, एक टाइप से। तो हमारे सिलेबस में दो हैं, फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, शुगर का फार्मूला आपको पता होगा H22O11। जब आप पानी मिलाते हो तो दो प्रोडक्ट बनते हैं आपका, क्या, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, C6H12O6, C6H12O6। एक का नाम ग्लूकोज है, एक फ्रैक्टोज। याद पता होगा ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, बट यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ कीटोन होता है। बायोमोलिक्यूल हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी और वैसे भी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पानी है, यहाँ पानी होता है एक्सेस अमाउंट में, दैट मीन्स जब इस रिएक्शन का रेट देखा गया तो वो डिपेंड करता है सिर्फ रेट इज इक्वल टू K C12H22O11 की पावर 1 एंड H2O की पावर 0 पे। तो इसका मतलब एक ही पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन की हुई है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का ही रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले ओबे करेगा, टी हाफ भी सेम। सेकंड एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। एसीटेट में पानी डालोगे एसिड अल्कोहल फॉर्मेशन बनेगा, वहां पे भी पानी एज एक्सेस में होता है। तो आप ये आसानी से कर सकते हो।
आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोलिजन थ्योरी वाले में यही होता है कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो कोलिजन मान लो, एक तो आप एंड टू एंड, सपोज हमने आपको कह दिया कि हमें क्लैपिंग करनी है, ठीक है, एक तो आप ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं, हम एक ऐसे साइड वाइज, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसे वाला। तो ऐसे ही होता है कि जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं, वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, आपका साइड वाइज कर रहे हैं, एंड टू एंड कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो परफेक्ट कोलिजन जहाँ पे होगा 100%, तभी जाके रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 मॉलिक्यूल ही आपका प्रोडक्ट बना लेते हैं। जो इफेक्टिव कोलिजन रहेगा वही बनाते हैं, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए रिएक्शन को करने के लिए। तो ये आपसे सिंपल टर्म पूछ सकते हैं। तो काफ़ी छोटी यूनिट ही है, और आप 5 से 6 नंबर आपको इजिली देखी जाएगी, 6 से 7 नंबर है आई थिंक बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप पढ़ सकते हो। कंप्लीट हमने इन डिटेल विद अनचैट इक्वेशन क्लास 12 केमिस्ट्री में डाल रखा है। एंड हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे जो एडा 24/7 यूट्यूब चैनल, जो सर ने बताया था कि एक अपॉर्चुनिटी दे रही हैं वो, कि 1 मंथ की इंटर्नशिप में हमें, और देखो हमें वैसे तो 3 ईयर हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे। आफ्टर बीएससी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, नहीं पता था कि कैसे क्या टीच करना है, पेन नोटबुक से ही हमने ज़्यादातर वीडियोस बनाई हैं। बीएससी का ही कंप्लीट सिलेबस डाला था स्टार्टिंग में। अभी बोर्ड तो हमारा 9 to 10 मतलब 1 मंथ अप्रोक्स होने वाला है, 1 साल। तो इतना नहीं पता कि हमें कैसे, अभी भी कुछ गलतियां होती हैं, कई बच्चों के भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत हम चेंज कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अब 1 मंथ की जो हम ट्रेनिंग लेंगे वहाँ पे जो अलग अलग एजुकेटर से सीखेंगे, और तो थोड़ा और बेटर होगा हमारा। तो सो दैट्स वाई आई एम वांटेड टू ज्वाइन दिस इंटर्नशिप फॉर 1 मंथ। थैंक यू।